हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लर्नर्स में। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग ने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लॉस ऑफ मोशन, स्टैंडर्ड 9th का, जिसके अंदर हम लोग ने पेज 10 तक पिछले 3 वीडियो में सारे कंसेप्ट देख लिए थे। आज हम लोग पेज 11 से पेज 15 तक जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं वो देखने वाले हैं। और ये वीडियो में आपके जितने भी थ्योरी पार्ट होने वाले हैं इस चैप्टर के वो ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा सम्स, जो कि आगे वाले वीडियो में मैं आपको सम्स करा दूंगा, साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप उन वीडियो को भी देख लेना, आज का वीडियो देख लेना, ताकि आपके पूरे थ्योरीज कंप्लीट हो जाए। पिछले वाले वीडियो को देख लेना, तभी ये वीडियो को देखना, ताकि आपको सभी चीज़ें रिलेट हो पाए। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपके हायर स्टैंडर्ड्स पे भी इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग को कुछ बहुत क्वेश्चंस दिया है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, यानी कि 4 हमको क्वेश्चन पूछा है या तो 4 सिचुएशन दिए जिसके हमको रीजन बताने हैं। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड, द फोर्स विद द सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल, and fruit on a tree fall down when its branches are shaken. An electric fan keep on rotating for some time even after it's switch off. तो अगर हम लोग देखें, तो ये जो भी हमको कंडीशंस दिए इधर, तो इनमें हम लोग को एक बात मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहता है या वो तब तक रेस्ट में रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो इसी तरह अगर इधर स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट में, तो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसका रीज़न है। और जैसे कि देखो, हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको इधर बता रहा हूँ। जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक बुक का जो मास होता है वो क्या होगा, वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू टेबल। तो जब हम लोग बुक के ऊपर जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो मास है वो कम है टेबल के कंपेयर में, तो फोर्स भी टेबल के कंपेयर में कम लगेगा बुक में। और वेर एज जो टेबल में हमको फोर्स जो अप्लाई करना होगा ज़्यादा करना होगा। तो इसका रीज़न ये है। थर्ड देखेंगे, फ्रूट ऑन ट्री फॉलिंग डाउन व्हेन अ ब्रांच आर शेकन। तो जब हम लोग ट्री को शेकन कर रहे हैं, तो सभी जो फ्रूट है वो शेक हो रहे हैं, तो उस फ्रूट में भी वो मोशन आ रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, टूट के नीचे गिर जा रहा है। और फोर्थ सिचुएशन ये है कि एन इलेक्ट्रिकल की फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ। यानी कि आपका जो फ़ैन है, जैसे आपने उसको ऑफ कर दिया तो उसके अंदर एक टर्म होता है इनर्शिया। तो ये जो फ़ैन है वो मूव करता है इनर्शिया की मदद से। और ये भी है कि जैसे हम लोग बंद करते हैं स्विच ऑफ, तो फोर्स भी लगना बंद हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होता है, आजू बाजू के जो फैक्टर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उस फैन को रोकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर तक वो मोशन रहता है। तो ये रीज़न थे इसके। तो अगर नीचे देखा जाए तो इधर एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ़ वी लुक फॉर द रीज़न फॉर द अबो वी रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट हैव सम इनर्शिया। जैसे कि मैंने बोला, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया है, वो रेस्ट में तो उसके पास भी कुछ ना कुछ इनर्शिया है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो इनर्शिया है, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। जो भी हमारा इनर्शिया होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास है तो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगा, ऑब्जेक्ट का कम मास है तो उसके पास कम इनर्शिया होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और डिस्क्राइब द वेरी प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, उसी के लिए उस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी एक हमको एक्सपेरिमेंट दिया, हमको एक ट्राई टेस्ट दिया, जो कि हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से हमको क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो जैसे कि देखो, आपको बोला फिल अ ग्लास विद द सैंड, एक ग्लास लेना, उसको सैंड से भरना है। कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट, उसके ऊपर कार्डबोर्ड का पीस रखना है। कीप अ 5 रुपीज़ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, यानी कि उस कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रखना है। नाउ स्ट्राइक द कार्डबोर्ड हार्ड यूजिंग योर फिंगर, यानी कि हमको जोर से उस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करना है, मारना है। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन, यानी कि क्या हैपन होता है, क्या होगा वो हमको ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि मैंने ग्लास ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा सैंड भर दिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक क्या रख दिया, कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन। अब मैंने क्या किया, अपने फिंगर से उस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया एकदम कस के। तो क्या होगा, वो कार्डबोर्ड उधर से हट जाएगा। अब देखो कॉइन क्या हो जाएगा, कॉइन नीचे आ जाएगा। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट से। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ही है। तो देखते हैं, इसमें हमको मालूम पड़ेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यू मस्ट हैव अ प्ले टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है, आपने खेला होगा, एक दो टीम रहते हैं, एक बीच में सेंटर लाइन रहता है, तो इस तरफ आप रस्सी से खींचते हो, उस तरफ वो रस्सी से खींचते हैं। तो जो ज़्यादा कस के खींचेगा, जो सेंटर लाइन से क्रॉस दूसरे के टीम के तरफ चले जाएगा, तो वो विन हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो लॉन्ग एज द फोर्स अप्लाई बाय द बोथ इक्वल साइड आर इक्वल, दैट इज बैलेंस्ड, द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर दोनों तरफ से एकदम बैलेंस, एकदम सेम फोर्स लगेगा, तो ना तो कोई उधर जाएगा ना तो कोई उधर जाएगा, एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा फोर्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक जगह से भी अनइक्वल फोर्स लगा ना, तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। और जो नेट फोर्स जो होगा, यानी कि नेट फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव करने के लिए फोर्स लगता है, उसको हम लोग नेट फोर्स होते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। तो गेट अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, यानी कि जो भी नेट फोर्स रहेगा वो ग्रेटर फोर्स की तरफ क्या होएगा, लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, जो नेक्स्ट टीम रहेगा वो उस टीम के पास खींचा हुआ चले आ जाएगा। एंड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन। तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देखो, इधर आप टू प्लेयर हो, मान के चलो ये आप हो, ये आपका दोस्त है। तो जब आपने बीच में एक रस्सी लगा, तो आप दोनों आप खींच रहे हो, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है। अब आपने इतना ताकत है आपके अंदर, आपने बहुत कस के खींचा और अपने दोस्त को इधर शिफ्ट कर लिया। तो इसी को बोलते हैं टग ऑफ वॉर। और इस जब जब ये फोर्स लग रहा था, तो इधर कौन सा फोर्स था, इधर बैलेंस्ड फोर्स था, और इस तरफ क्या हो गया, इधर अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो यही था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई उसके ऊपर अनबैलेंस्ड मतलब जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है सेम फोर्स नहीं, उसका से डिफरेंट फोर्स उसके ऊपर जब अप्लाई हो रहेगा, तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या तो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो यही था न्यूटन्स का फर्स्ट। तो ये हमको समझ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये रेस्ट में है। अब जब इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स आया, तो अब क्या होएगा, ये अब मोशन में आ जाएगा। और ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक एक बार और अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन एन यूनिफॉर्म अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट मीन्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि आप देखो, नंबर्स ऑफ फोर्स, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं। बट क्या होता है, इतने सारे फोर्स रहते हैं ना कि वो एक दूसरे को फोर्स क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि इधर से एक फोर्स लगा तो उधर से एक फोर्स लगा, ये दोनों फोर्स क्या कर लिए, अपने आप को बैलेंस कर लिए। उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर किसी तरह अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, तो क्या हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज कर लेगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ वही एक्सप्लेन करता है फेनोमेना ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी होता है उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उसके खुद के बल पे। यानी कि अगर मेरे सामने मान के चलो मैंने एक चम्मच लिया, तो चम्मच एकदम स्ट्रेट है, मैंने इसको मोशन दिया और अचानक से ब्रेक लगाया, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फोर्स रहता है जो कि इसको आगे लगता है। तो इसी जो टेंडेंसी है जिसकी वजह से चम्मच आगे गया, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैठे सीट पे, आपका बस एकदम तेजी से चला, तो आप क्या किए, आप पीछे की ओर झुक गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इनर्शिया फोर्स था, आपको वो पीछे की तरफ खींच लिया। अभी वही बस एकदम स्पीड में तुरंत ब्रेक मार दिया, तो अब आप क्या होगे, आप आगे की तरफ जाओगे। तो ये क्या है, इनर्शिया है। तो इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन द अनबैलेंस फोर्स विच कॉज एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन, जो कि हम लोगों ने पहले देखा। तो ये जो एग्जाम्पल थे, ये थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरह से हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। तो न्यूटन सेकंड लॉ के तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो इसके पहले आपको कुछ बहुत क्वेश्चन दिया है, तो देखते हैं उसको। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम अ हाइट। यानी कि आपके दोस्त को बोलो कि एक हाइट से एक रबड़ का बॉल
गिराए और एक हाइट से एक प्लास्टिक का बॉल गिराए। उसके बाद क्या पूछता है, यू कैच द बॉल, आप दोनों को बॉल को कैच करो, दोनों बॉल को आप अपने हाथों से कैच करो। विच बॉल यू इजिली कैच एंड वाई, आप कौन सा बॉल इजीली कैच कर लोगे। तो आप देखोगे कि आप जो प्लास्टिक का बॉल है वो इजीली कैच कर लोगे। वेराज अगर आपका रबड़ का जो बॉल है वो आपके हाथ से छूट सकता है। अब प्लास्टिक का बॉल क्यों, क्योंकि जब प्लास्टिक का बॉल आएगा उसके अंदर से स्मॉल फोर्स आएगी आपके हाथों में, स्मॉल मतलब एकदम छोटी क्वांटिटी में फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। वेराज रबड़ का जो मास है ज़्यादा है, तो आपके हाथ पे जोर से बॉल लगेगा। तो इसका चांसेस अब जोर से बॉल लगे तो हाथ से बॉल उड़ जाए तो छूट जाए। वेराज जो प्लास्टिक होगा का जो बॉल होगा वो आराम से आप कैच कर सकते हो। अब बी वाला सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा है, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो बॉल टूवर्ड्स एट अ स्लो स्पीड। अब आपको स्लो स्पीड से बोलो बॉल फेंकने को और उसको कैच करने की कोशिश करो, और उसी को बोलो, उसी दोस्त को बोलो कि अब उसको हाई स्पीड से फेंको। तो आप क्या करोगे, कौन सा बॉल आपको जल्दी कैच हो जाएगा या कौन इजीली कैच हो जाएगा। तो जो प्लास्टिक जो स्पीड, तो जो स्लो स्पीड से आ रहा है वो आप इजीली कैच कर लोगे, लेकिन जो फास्ट स्पीड से आ रहा है वो आप कैच नहीं कर पाओगे। क्यों, कि जब स्लो स्पीड से आ रहा होगा तो आपके हाथों में धीरे से लगेगा तो आप सिंपली कैच कर लोगे, बट वही जब फास्ट आएगा आपके हाथों में ज़ोर से लगेगा और आपका क्या होगा, कैच छूट सकता है। तो हम लोग किस बॉल को इजीली कैच कर सकते हैं, जो बॉल की स्पीड स्लो हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको दिया है कि द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट आपको स्ट्राइक कर रहा है तो उसके दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसका मास, एक तो उसका वेलोसिटी। तो आपको पता चल गया कि जब भी आपको कोई चीज़ स्ट्राइक कर रहा है तो जो चीज़ आपको स्ट्राइक कर रही है वो कितने ज़ोर से आपको स्ट्राइक करेगी उसका हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मास और उसके वेलोसिटी से। तो दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड फोर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी इफेक्ट होगा फोर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा मास एंड वेलोसिटी स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट का। तो दिस प्रॉपर्टी वाज टर्म एज मोमेंटम, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो हम लोग चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मोमेंटम हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इधर से आपको समझना चाहिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यानी कि ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में, तो उस वीडियो को देख लेना। तो अभी देखेंगे तो इट्स डायरेक्शन इज द सेम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि जो डायरेक्शन मोमेंटम का होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से सेम होगा। जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और सीजीएस सिस्टम में उसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। Or if an unbalanced force applied on an object cause a change in the velocity of the object, then it also cause a change in the its momentum। तो जैसे कि आप देखो अभी मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि आप आगे देखो कि मोमेंटम जो होता है वो मास ऑन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम तो चेंज होना ही है क्योंकि वेलोसिटी और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन एनी वे, इन एनी पॉसिबल वे हमारा मोमेंटम भी चेंज होने वाला है। The force necessary to cause a change in the momentum of an object depends upon the rate of the change of momentum। यानी कि rate of change of momentum जो है वो डिसाइड करता है कि कितना जो फोर्स नेसेसरी है आपको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, वो डिसाइड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये आप आगे देखोगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अभी देखते हैं, हम लोग को डेफिनेशन दिया मोमेंटम का। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बोला था मोमेंटम डिपेंड करता है दो टर्म पे, मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट है दोनों का। तो अगर मास चेंज हो रहा है मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा। हम लोग मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो पी इक्वल्स टू एम बी इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force and the change of momentum occur in the direction of the force। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो कि देखा था हम लोगों ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है। वो प्रोपोर्शन होता है आपका किससे, अप्लाइड फोर्स से, और चेंज ऑफ मोमेंटम जो अकर होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो यही है इसका सेकेंड लॉ, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सपोज
अभी आपको कुछ डेरिवेशन दिया है, चलिए वो कर लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके ऊपर f का फोर्स अप्लाइड हुआ उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में टाइम t के लिए, तो इट्स वेलोसिटी बिकम v। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, फोर्स f हो गया, मास m हो गया, और टाइम t हो गया। अभी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m इंटू यू। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है यू, तो उसके लिए एम यू हो जाएगा। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी क्या होगा एम बी हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि मैंने बोला था, ये होता है फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बस अभी हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो एम बी माइनस एम यू और अपॉन टाइम। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग जैसे कि देख सकते हो इधर मैंने लिखा m, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं, m को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने m को कॉमन निकाल लिया, तो m फिर v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m a आ जाएगा। तो जब m a आ जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि इस लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किससे, अप्लाइड फोर्स से। तो एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। अब एफ इक्वल्स टू के क्यों लिया, क्योंकि अगर हमको किसी भी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग के एक वैल्यू लेते हैं जो कि कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू 1 होता है। तो जब के का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1, तो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, आएगा तो 2-3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको इसी तरह से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं और आगे क्या दिया है। कंसिडरिंग टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मार्क्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हमारे लोग ने कंसिडर किया जिसके पास डिफरेंट मार्क्स है, जिसका इनिशियली वो रेस्ट पे, यानी कि u इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल मोमेंटम फॉर दी बोथ इज 0, क्योंकि अगर u 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा u, मतलब इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इंटू u क्या है 0, तो उसके लिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। सपोज फोर्स f फोर्स है, कितने के लिए एक्ट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे टाइम t के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट पे। तो द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एज देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो लाइटर जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर ऑब्जेक्ट से जल्दी स्टार्ट हो रहा है मूव करना। However, from above formula we know that the rate of change in momentum, that is f in the both is same and the total change in the momentum will be also same, that is ft. Okay, thus if the force, some force is applied on the a different object, the change in momentum is same। यानी आपको क्या बोला है, अभी जैसे उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया हम लोग ने फॉर टाइम टी, तो क्या हो रहा है, हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करने हो रहा है एज कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग ने अब फॉर्मूला में हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो क्या है एफ इन बोथ दी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट में क्या है फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन जो टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम विल ऑल्सो भी सेम, यानी कि उसका जो मोमेंटम होगा चेंज, जो उसका चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी सेम होगा, डेट इज एफ टी दोनों में सेम रहेगा। तो दस इफ द सम फोर्स अप्लाइड ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट द चेंज इन मोमेंटम इज सेम, यानी कि जे सेम फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, तो उसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यही इस पूरे पैराग्राफ से हमको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जो की पॉइंटर है हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑब्जेक्ट 1 kg इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास 1 kg है, 1 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होती है। 1 न्यूटन कितना होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन
and the force required to cause acceleration of 1 centimeter per second square in an object of 1 gram is called 1 डाई। तो 1 डाई कितना होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो आप इसको करके जाना एग्जाम में, ताकि अगर ये आए तो आप अच्छे से लिख सको। इसमें से ये 1 न्यूटन का जो ये आपको दिया है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 डाई इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपको ये दिया है कि इसका यूनिट क्या होता है सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में, आपको ध्यान में रखना है, इस बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं वाई इज देयर अ थिक बेड ऑफ दिस सैंड फॉर दिस हायर जंपर टू फॉल ऑन आफ्टर हिज जंप। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के पहले, ताकि आप उसको आपको थोड़ा सा आइडिया दे सके। तो जैसे कि देखो बेड क्यों बिछा जाता है सैंड का एकदम थिक का, ताकि आप देखो जब जोर से ऑब्जेक्ट, जब एकदम हाई एल्टीट्यूड से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा, तो जब ज़मीन पे गिरेगा तो जितने स्पीड या जितने तेज़ी से वो ज़मीन पे जाकर टकराएगा उतना ही का फोर्स उसको रिटर्न ज़मीन भी लगाएगा, तो जिसकी वजह से उसको चोट बहुत लग सकती है। तो इसके लिए सैंड लगाया जाता है ताकि उसके बॉडी पे कुछ बहुत डैमेज ना आ जाए। तो ये इसका आंसर था। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट दिया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो हम लोग अभी देखने वाला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। तो देखते, टेक अ प्लास्टिक बोर्ड एंड मेक द होल ऑन एट रियर एंड, यानी कि उसके पीछे में एक आप होल लो, एक प्लास्टिक बोर्ड लो, उसके लास्ट में आप होल कर दो। अब उसके अंदर आप बलून को लगा दो। अब बलून को लगाने के बाद उस होल में फिक्स कर दो, उसको फुला दो। अब आप क्या करो, उस बलून को छोड़ो, उस पूरे बोट को पानी में छोड़ो। तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि वो बोट आगे बढ़ेगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि इधर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होने वाला है। क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है तो उसके बदले उसको एक अपोजिट रिएक्शन भी मिलता है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, आगे देखने वाले। तो इन नेचर फोर्स कैनॉट बी एक्ट अलोन, यानी कि फोर्स अलोन एक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ और भी चीज़ें एक्ट करती है। तो इसमें देखते हैं, फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फोर्स होता है वो जो एक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कि एक ने अगर हमको फोर्स लगाया तो दूसरा हमको क्या करेगा, उसके बदले रिटर्न फोर्स लगाएगा। तो एक को हम बोलेंगे एक्शन, दूसरे को बोलेंगे हम लोग रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स है, तो उसके लिए फोर्स क्या होता है, पैर में काम करता है। तो when one object apply a force on another object, the latter object will simultaneously apply a force on the former object. The force between two objects are always equal and opposite. तो हम लोग को मालूम है कि एक फोर्स लगा रहा है फोर्स, वो सेम फोर्स दूसरा भी ऑब्जेक्ट लगाएगा। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन। मैंने आपको बोला था कि एक्शन फोर्स, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट से लगाया जाता है उसको रिएक्शन फोर्स देखते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच साइमल्टेनियसली। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इधर और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म एक्सप्रेस फोर्स। दिस फोर्स एक्ट इन अ पैर, वन फोर्स कैनॉट एग्जिट बाय इटसेल्फ। Action and reaction force act simultaneously. Action and reaction force act on different objects. They do not act on the same object and hence they cannot cancel each other. अब देखो हमको क्या बोला है कि एक्शन रिएक्शन, ये जो टर्म यूज़ हुआ है फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हुआ है। फोर्स हमेशा पैर में अप्लाई होता है, और वन फोर्स कभी भी खुद से इटसेल्फ यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, यानी कि एक साथ वर्क करते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, इसके लिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि एक ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स एक्ट करते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन इस टर्म में नहीं होता। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं, एक आपको एक सिचुएशन दी है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। वाइल हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस। A gun recoils, that is moves backward when bullet is fired. Mechanism of firing of rocket. How will you explain this with the help of Newton third law? तो मैं आपको बताता हूँ कि while hitting of the ball with a bat, the speed of bat decreases. तो जब आप बैट से बॉल को मारते हो तो बॉल क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, यानी कि उसको वो क्या करता है, अपोजिट में एक फोर्स देता है जो कि बैट के फोर्स के लगाया क्या है,
इक्वल है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बैट का स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है। जब गन को आप शूट करते हो तो गन के अंदर से जो बुलेट निकलती है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स देती है, जिसकी वजह से हमारा गन है वो पीछे की तरफ जाता है। अब जो रॉकेट रहता है, रॉकेट जब नीचे फोर्स लगाता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकरा कर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उधर भी होता है, जिसकी वजह से वो भी ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इधर न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इधर आपको पैराग्राफ में दिया है कि एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, द मैग्नेट ऑफ द मोमेंट ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड their डायरेक्शन आर ऑपोजिट, दैट द मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, द टोटल मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द रॉकेट। यानी कि जब रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। तो मैंने आपको बताया वही आपको इधर लिख के दिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इधर जो है हम लोग ने न्यूटन्स के 3 लॉज हम लोग ने कंप्लीट कर दिए। तो आप ये 3 लॉज को अच्छे से रीड करो, समझो, नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, ताकि आपको ये तीनों लॉ अच्छे तरीके से समझ जाए। और इसके रिलेटेड जो इक्वेशन था वो भी आप समझ लेना। आप फिजिक्स के जो भी सम्स होते हैं जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर के होते हैं या जिसमें फोर्स और मोशन के रिलेटेड सम्स होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए ये भी देखते हैं। अभी इधर आपको फिर से एक डेरिवेशन दिया, तो चलिए देखते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ मास m1, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। अब उसी तरह एक ऑब्जेक्ट बी लिया जिसका मास m1 है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो u2 होता है और फाइनल वेलोसिटी u1। तो हमको तो मालूम है इनिशियल वेलोसिटी u होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट ए एंड बी करके ले लिया। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ए। अब आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू यू। तो सिंपली अब ऑब्जेक्ट ए के लिए लिखा तो m1 और इंटू u1, एंड वही बी के लिखा तो m2 इंटू u2। अब हम लोग ने फिर से सपोज किया कि 2 ऑब्जेक्ट दोनों जाकर क्या हुआ, कोलाइड हो गए, एक साथ के टकरा गए। तो जो फोर्स होगा ए के ऊपर ड्यू टू बी, क्या हम लोग ने सपोज किया F1, द फोर्स विल बी कॉस एक्सेलरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बी v1। यानी कि जब एक एक्सेलरेशन कॉस करेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के कोलाइड की वजह से जो फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, वो क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी क्रिएट होगी और उस वेलोसिटी को हम लोगों ने सपोज किया v1। मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिशन इज m1 इंटू u1, यानी कि मोमेंटम जो हो जाएगा आफ्टर कोलिशन ए का वो क्या होएगा m1 इंटू u1। अब वही अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, A also extend an equal force on B but in the opposite direction, this will be cause and change in momentum of B। यानी कि अब सिंपल हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा था कि एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा इक्वल। तो वही इधर किया कि अगर ए ने टकराया बी भी टकराया, दोनों टकराए, तो ए फोर्स लगा रहा तो सिमिलरली बी भी फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा मोमेंटम में। तो इफ़ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, यानी कि कोलिजन के बाद v2 इसका वेलोसिटी हो गया, तो द मोमेंटम ऑफ v आफ्टर कोलिजन m2 इंटू यू, यानी कि जो b का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू वी हो जाएगा, u2 हो जाएगा, m2 इंटू यू हो जाएगा। तो इफ f2 इज द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट b, तो अब जब f2 एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट b के ऊपर, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो जब F2 एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, जैसे कि हमने देखा F1 एक्ट किया ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, सिमिलरली तब क्या होएगा, F2 इक्वल्स टू माइनस F1। जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताया था कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो ये जो ए है ना, ए ऑल्सो एक्सटेंड, तो इधर ए जो है वो भी एक्सटेंड करेगा फोर्स के ऊपर, जैसे कि इधर दिया था बी के ऊपर, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन करेगा, इसके लिए इधर हम लोगों ने माइनस F1 लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमको मालूम है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर पुट कर देंगे, तो इधर m2a2 माइनस m1a1। सिमिलरली अब देखो इधर ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी, v1 माइनस u1 अपॉन टी। और सिमिलरली अभी देखो कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि टी कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल्स टू के बाद है और सेम है। अब क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों से हम लोग ये m2 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस जो ई m1 है इससे हम लोग पूरा ब्रैकेट माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 और प्लस m1 और u1। अभी इधर माइनस था, अभी आप जैसे कि देखोगे कि m2 v2 और प्लस m1 v1, इधर माइनस था तो इस साइड चलेगा क्योंकि एक सेम टर्म था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली जो हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा।
तो हम लोग ने क्या फाइंड कर लिया, इधर हम लोग को ये टर्म मिल गया, यानी कि अभी जो इनिशियल वेलोसिटी जो दोनों का मोमेंटम होगा वो दोनों प्लस होकर, और जो फाइनल वेलोसिटी में जो उनका मोमेंटम होगा वो दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमको प्रूफ करना था, तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को जैसे मालूम है, तो हम लोग ने पिछले वाले से क्या प्रूव कर लिया, तो द मैग्नेट ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम एंड द मैग्नेट ऑफ द टोटल इनिशियल मूवमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग ने पीछे पूरा डेरिवेशन किया। सो दस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट, the total initial momentum is equal to the final momentum. This state is true for any object, for any number of object. तो हम लोग को पता है कि अब इधर आपको क्या ध्यान देना है कि अभी आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि टोटल फाइनल मोमेंटम और टोटल इनिशियल मोमेंट के बीच में रिलेशन बता दो, तो आप बोल सकते हो कि दोनों इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। दिस इज द कोलरिटी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोलरिटी है। द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिशन, जो मोमेंटम होता है कोलिशन के बाद वो अनचेंज रहता है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता मोमेंटम का जब दो कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, कोलिशन होता है। एंड द मोमेंटम गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी मोमेंटम है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आगे। द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस वाइल द मोमेंटम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो डिक्रीज होता है, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। दस वी कैन स्टेट दैट दिस कोलरिटी एज फॉलो। तो आप जैसे कि देखो, द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस वाइल द अनदर ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, तो ये रीजन हो तो इसी की वजह से हम लोग ने पीछे एक जो ऑब्जेक्ट था उसका एक माइनस लिया था, फोर्स का फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया था, और एक का प्लस में लिया था, और साथ में वो ऑपोजिट जो फोर्स लगा था उसकी वजह से भी हम लोग ने उसको माइनस कंसिडर किया था। तो आगे देखते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड होता है तो द मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन जो होता है टोटल मोमेंटम उसके इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोगों ने दो देखा, एक हम लोगों ने तीन कंडीशन देखे कि जो फाइनल मोमेंटम है टोटल और जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। और हम लोग थर्ड ये देख रहे हैं कि बिफोर कोलाइडिंग और आफ्टर कोलाइडिंग जो टोटल मोमेंटम होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आप देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसिडर एग्जांपल ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम गन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बुलेट फायर हो रहा है गन से, उसका एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम लोग ये कंसेप्ट को समझ पाए। व्हेन अ बुलेट मास m1 लिया हम लोग ने मास, इज फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ मास m2, यानी कि एक गन है उसका मास m2 है, उसमें से एक बुलेट पास हुआ m1 का, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, v1, एंड इट्स मोमेंटम बिकम m1 और v1। m1 v1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मास मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड इधर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए v लेंगे। इधर हम लोग को इनिशियल फायर और वो लेने की जरूरत नहीं, इधर हम लोग डायरेक्ट v1 लेंगे। बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन्स एंड द बुलेट्स आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे थे, एंड द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, उसका टोटल इनिशियल मोमेंट क्या है, जीरो। तो इधर से हमको एक और बात, एक चीज़ मालूम पड़ी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, जीरो। वो तो हमको एक्चुअली ऐसे पता था। तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ, हम लोग ऊपर के लॉ से ये जान सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम क्या होता है, इज जीरो। टोटल मोमेंटम क्या होगा, इज ऑल्सो जीरो हो जाएगा। दस द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट कॉज द गन टू मूव बैकवर्ड, इसके लिए जो गन का जो बुलेट होता है वो क्या होता है, मूव होता है बैकवर्ड के पीछे। ओके, तो कॉज द बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग, यानी कि फायरिंग के बाद दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल, इसी को बोलते हैं जो बैकवर्ड मोशन होता है गन के, रिकॉइल बोलते हैं इसी को। दिस वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल v2 इज सच दैट क्या मतलब इसके तरह होगा कि m1v1 प्लस m2v2, यानी कि बुलेट का मोमेंटम और जो गन का मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और जो वेलोसिटी होएगा वो माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1। इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझा होगा। तो बस अभी हम लोग ने जो लॉस ऑफ मोशन का जो चैप्टर था उसका सारे थियरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। इधर सभी थियरी पार्ट्स आपको अच्छा आई होप समझे होंगे।
सम्स हम लोग जल्दी ही करेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आप पहले थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट करो। कुछ भी डाउट हुआ नीचे कमेंट करो, या तो वीडियो एक बार और देख लो तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। और मैंने कुछ भी अगर वीडियो में या पूरे जो पार्ट मैंने बनाया उसमें थोड़ा मिस्टेक होगा तो मेरे को बताना, ताकि मैं अगला जो वीडियोस बनाऊँ उसमें मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। तो इतना इधर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।